स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। समरी पढ़ने को बोला था। कोई डाउट किसी कॉन्सेप्ट में? ये सब क्लियर है? चलो अच्छा। यस सर। ओके, तो फटाफट इनको देखते हैं। द फंक्शन डिफाइंड बाय द सेम नेम एज द क्लास इज एंड इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर वेरिएबल A constructor is commonly divided into default and पैरामीटराइज्ड the return type of constructor is नन ऑफ नॉट अ the presence of more than one constructor is called in a class is called क्या? ओवरलोडिंग। Overloading. Which of the following is the default constructor name of for the class named result? ए नंबर A number. Complete the following statement using the suitable term of class matches. ए A. Okay. A constructor is always defined using the पब्लिक पब्लिक which of the following technique is used for constructor invoking? ऑब्जेक्ट क्रिएशन Object creation. Which type of the constructor is created by the compiler? डिफॉल्ट A constructor with one or more argument is known as? पैरामीटर अरे बहुत सही, सब बनने लगा, एक्सपर्ट हो गए। अरे इजी तो है, ये शॉर्ट आंसर सबसे बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपना प्रोग्रामिंग पार्ट में। पहला क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना मैंने? हाँ किया। ये थर्ड और फोर्थ नंबर में क्या? ये जो क्वेश्चन है, अरे पीछे पीछे वही पीछे 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 करेक्ट ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। थर्ड नंबर नंबर सर। ये ना डिफाइन अ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। Define a non-parameterized constructor. Create a non-parameterized constructor to initialize default value of the data members long number and double price for a class student. हाँ तो क्या दिक्कत है? इसको सॉल्व करना है। यस सर, एक बता दीजिए क्रिएट। ओके, तो थर्ड नंबर में बोला क्या गया है कि एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमको डिफाइन करना है। ठीक है, किसी क्लास का होगा एंड उस नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में करना क्या है, कुछ डिफॉल्ट वैल्यू से डेटा मेंबर्स जो कि होगी लॉन्ग नंबर, लॉन्ग टाइप का नंबर वेरिएबल, डबल टाइप का प्राइस वेरिएबल, ये होगा, इनको इनिशियलाइज करना है। और क्लास जो है हमारी क्या है, स्टूडेंट। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहीं पे अगर मैं इसको लिखूं, हमारा जो प्रोग्राम बनेगा, अब क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में देखो क्लास का नाम मेंशन है क्या, स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट से या स्टूडेंट जो भी है देख लेना, मैं स्टूडेंट ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेना उसी हिसाब। अब यहाँ पे डेटा मेंबर भी पता है कि एक हमारा लॉन्ग क्या है, नंबर एंड डबल प्राइस। लॉन्ग नंबर डबल प्राइस। अब हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? क्लास का नाम जो है वही नाम यहाँ दे देते हैं। कैसा कंस्ट्रक्टर बना था? नॉन पैरामीटराइज, यानी कि डिफॉल्ट वाला। तो इसमें कुछ पैरामीटर देगी जो सिंपल डिफाइन करो। हमें डिफॉल्ट वैल्यू कुछ सेट करनी है, तो नंबर में कुछ डिफॉल्ट वैल्यू। अब ये डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिया नहीं है कि तुम इनको इससे इनिशियलाइज करो, वो डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी हम दे सकते हैं अपनी चॉइस का, समझ रहे हो ना? तो मान लो मैं डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0 दे दिया और प्राइस में, ठीक है, 0.0, खत्म। इसके बाद इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, अपना मेन मेथड बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिनिश पूरा प्रोग्राम। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और लिख सकते थे क्या, 2 प्रिंट लगा के ओबीजे डॉट नंबर ओबीजे डॉट प्राइस ऐसा प्रिंट करा सकते थे। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं तो ये और बेहतर हो जाएगा। ओबी डॉट नंबर और यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, ओबी डॉट प्राइस। तो इस तरह में हो। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा क्या, ये अब क्लोज हुआ हमारा मेन मेथड। तो अभी क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्लास बनी स्टूडेंट नाम की। ठीक है, हमने क्लास बनाई, इसमें 2 मेंबर्स हमने बनाए, डेटा मेंबर्स लॉन्ग नंबर और डबल प्राइस।
ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन था। एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है, बन गया। डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देना है, हमने 0 0 से कर दिया। ये वैल्यू कुछ भी तुम दे सकते हो, तुम्हारी चॉइस, नंबर क्योंकि कोई मेंशन नहीं वहाँ पे, कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है। अब इतना करने के बाद अब इसको रन तो कराना पड़ेगा, तो हम मेन मेथड हमारा होगा। मेन मेथड के अंदर जैसे ऑब्जेक्ट बनाए, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और उसके बाद जैसे हम उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अब जब नंबर और प्राइस प्रिंट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने के दौरान इनमें ये वैल्यूज स्टोर हो गई और वही वैल्यू यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल जाएगा। बन जाएगा? क्लियर है? अगर इसी की जगह पैरामीटराइज होता तो क्या क्या चेंजेस आता? अगर यही पैरामीटराइज होता तो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता तो एक लॉन्ग टाइप का होता, लॉन्ग एन कॉमा डबल पी, और बोला जाता कि ये जो सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा। अब बोला जाता क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो वैल्यू रिसीव करेगा तो उसको इनिशियलाइज करना, उन वैल्यूज को इनसे इनिशियलाइज है। तो एन में जो आया वो नंबर में डाल दो, यहाँ पे नंबर इक्वल एन कर देते। पी में जो वैल्यू आई वो प्राइस में चली जाए तो यहाँ पे प्राइस इक्वल पी कर देते। अब इनमें वैल्यू पास कब होगी? ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम इसको पास करेंगे यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे अब कंस्ट्रक्टर वाला कॉलिंग पार्ट ये है ना, मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू कुछ मान लो एन में 5 पास कर दिया, डबल में 5.2 ऐसा कुछ पास कर दिया, तो ये 5 ट्रांसफर होगा कहाँ पे? क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो यही कॉल कर रहा है ना, ये लाइन है ना, तो ये 5 ट्रांसफर होगा एन में और 5.2 ट्रांसफर होगा पी में। तो ये एन में क्या स्टोर हो गया 5, पी में हो गया 5.2, तो नीचे आएगा एन में क्या स्टोर होगा 5, वही 5 नंबर में चला जाएगा, पी में क्या आया 5.2, तो वही 5.2 प्राइस में चला जाएगा। और जब ये प्रिंट कराएगा तब ये वैल्यूज ही मिलेंगी। यहाँ पे क्या मिलेगा 5 और यहाँ पे 5.2। तो ये था नॉन पैरामीटराइज के लिए। बन जाएगा? ये सेम ऐसे एग्जांपल कल हमने डिस्कस किया था पढ़ते टाइम, है ना। चलो तो अभी क्लियर है, बन जाएगा। आगे दोनों हो गए सर। दोनों हो गए? हाँ हो तो गए दोनों, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर ये प्रोग्रामिंग असाइनमेंट में आए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्टूडेंट नाम की क्लास बना देना है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन इस क्लास के अंदर होंगे। तो सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल या डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करना है। तो अब ये तो सबको पता है कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, क्लास लेवल के वेरिएबल जो क्लास के अंदर हम बनाते हैं फंक्शन की बॉडी के बाहर। सिंपल इनको हमें डिफाइन कर देना। पहला इंट रोल नंबर, दूसरा इंट m1, इंट m2, इंट m3, ये ठीक है, इंट मैक्सिमम एंड डबल एवरेज। अब हर एक वेरिएबल का मोटिव है वो डिस्क्रिप्शन पढ़ लो कि रोल नंबर में ये स्टोर करेगा रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। m1, m2, m3 ये क्या करेंगे, ये मार्क्स को स्टोर करेंगे 3 सब्जेक्ट के आउट ऑफ 100, ओके। मैक्सिमम, इसमें हम मैक्सिमम मार्क्स जो होगा, ठीक है, तो स्टोर द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ m1, m2 एंड n3, तीनों में से जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा वो मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगा। एंड डबल एवरेज, एवरेज निकालेंगे, जो भी टोटल मार्क्स है उसका एवरेज निकाल लेंगे और एवरेज में स्टोर कर लेंगे। तो ये वेरिएबल का मोटिव क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्लास बनाएंगे, ये वेरिएबल्स बना लेंगे और इनमें जो भी कैलकुलेशन वगैरह करके जो वैल्यू आएगी स्टोर करेंगे आगे, ठीक है। तो इतना तो अभी क्लियर है कि क्लास बनाना है और ये वेरिएबल अंदर बनाना है। इसके बाद अब मेंबर मेथड बनाने हैं। तो सबसे पहला है कंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है। ये क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल विथ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज हम करेंगे यहाँ पे किसके लिए, जो वेरिएबल हैं उनको डिफॉल्ट वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट हम जनरली का 0 ही रखेंगे, ठीक है। देन दूसरा मेथड हम बनाएंगे, जो ये मेथड है हमारा फंक्शन वाइड एक्सेप्ट, वो क्या करेगा, इनपुट लेगा, रोल नंबर इनपुट लेगा, मार्क्स इनपुट लेगा, ठीक है। इसके बाद वाइड कंप्यूट, दूसरा फंक्शन वाइड कंप्यूट, ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा और एवरेज कैलकुलेट करेगा और वेरिएबल में जो है स्टोर करेगा। देन लास्ट डिस्प्ले मेथड, जो कि हर एक डेटा को प्रिंट कराने का काम करेगा। और मेन मेथड फिर लास्ट में बनाएंगे, वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम ये सारे मेथड्स को कॉल करेंगे। तो क्वेश्चन समझ आया, हाँ या ना, क्वेश्चन समझ आया? यस सर। ठीक है। तो अब हम सीधा कोडिंग पार्ट में आते हैं इसके, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप जैसा बोल रहा है वैसे ही करते चलेंगे। क्लास क्या बनानी है, स्टूडेंट। क्लास स्टूडेंट बनानी है और हमने बना दिया। इसके अंदर आए तो सब इसके जस्ट बाद इंस्टेंस वेरिएबल बनाने हैं, इंट
नंबर, ठीक है। और अब देखो मैं ना ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे, इंट m1 फिर इंट m2, इस तरह अलग अलग ना लिख के क्या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो क्लियर है कि ये जो m1 m2 m3 है ये तीनों ही का डेटा टाइप क्या है, इंट। तो यानी इंटीजर टाइप के ये टोटल कितने वेरिएबल हमारे पास बनने वाले हैं, तो एक रोल नंबर हो गया, m1 m2 m3 ये 3 एक 4 और मैक्सिमम 5, तो ये 5 वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप के हैं, तो मैं इसको एक लाइन पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना सबके सब, है ना। कॉमा लगाया, m1 कॉमा m2 कॉमा m3 एंड कॉमा, कोई दिक्कत? नो नो सर। हाँ, तो ये सिंपल है, अलग अलग भी लिख सकते थे बट अलग अलग लिखने से लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा, इससे अच्छा हम शॉर्ट, जब एक ऑप्शन ये भी है कि हमें इतने वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के बनाने हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। देन एक लास्ट वेरिएबल बचा अपना डबल एवरेज। ये वेरिएबल्स बन गए, ठीक है। अब इसके बाद हर एक वेरिएबल का मोटिव हमें पता है, क्या रोल नंबर में रोल नंबर स्टूडेंट का स्टोर होगा, m1 m2 m3 में मार्क्स स्टोर होंगे आउट ऑफ 100 में, मैक्सिमम में हम फाइंड करेंगे और एवरेज में एवरेज कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं मेंबर मेथड। सबसे पहले स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है स्टूडेंट। और डबल एवरेज के बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगेगा। क्या डबल एवरेज के बाद कोई नीचे सेमी वो नहीं लगेगा, ब्रेसेस। कहाँ ब्रेसेस लगाया एवरेज के बाद? डबल एवरेज के नीचे ब्रेसेस नहीं लगेगा ना। क्यों ब्रेसेस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? किसी का बॉडी थोड़ी नहीं बना रहे, हम तो यहाँ केवल वेरिएबल बनाए। वेरिएबल बनाने के बाद ये इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे ना बनाते हैं, क्लास की बॉडी में आए वेरिएबल्स बनाए, अब हमें मेथड बनाना है तो सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर होगा, तो कंस्ट्रक्टर यहाँ डिफाइन किया, अब इसका ये ब्रेसेस बनेगा, इसका बॉडी बनेगा, ठीक है ना। बोलो यस यस सर। अभी कोई डाउट नहीं है ना? ओके। नो। अभी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, तो देखो डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल विद डिफॉल्ट वैल्यू, तो जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल हैं उनको एक डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो। तो ठीक है, पहला हमारा जो वेरिएबल है रोल नंबर है, इसको हमने 0 से स्टोर कर दिया, मतलब इनिशियलाइज कर दिया। m1 m2 m3 मैक्सिमम और सर हाँ m1 इक्वल टू 0 सेमी कॉलम, m2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना? हाँ सेम लाइन पे ना, ऐसे बोल रहे हो ये m1 इक्वल 0 m2 इक्वल 0, ऐसा बीच में सेमी कॉलन लगा है, ऐसा बोल रही हो ना? यस सर। हाँ लिख सकते हैं, तुम ये भी कर सकते हो। हम इससे क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह बचेगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही सेमी कॉलन लगा तो उसे क्या समझ आ गया कि अच्छा ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है ना। अच्छा यहाँ पे क्या कॉमा लगा के मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ठीक है। तो लाइन सेपरेट करनी पड़ेगी, वो सेमी कॉलन से वो आ जाएगा। अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बन गया जो कि हर एक हमारे जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल थे, डेटा मेंबर थे, उनको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ ना, जल्दी जल्दी बोला करो ताकि बढ़े ना आगे, बोल भी दो। अब इनपुट लेना है एक्सेप्ट मेथड के अंदर, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्कैनर। अब यहाँ एक्सेप्ट मेथड के अंदर मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें यहाँ पे इनपुट क्या क्या लेना है, रोल नंबर एंड मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैसेज इंटर रोल नंबर, ठीक है।
और हमें रोल नंबर, हमारा जो ये इंस्टेंस वेरिएबल है, इसमें इनपुट ले लेना है। अब यहाँ मैं इसको विदाउट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कॉल यूज़ कर सकता हूँ ना इस वेरिएबल को, क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है और ये हमारा इंस्टेंस मेथड है, इजीली यूज़ कर पाएंगे। इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इनपुट ले लिया। अब हम बोलेंगे इंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, इंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। प्रिंट एलन मेथड भी यहाँ यूज हो सकता है ना? क्या प्रिंट एलन? मैं प्रिंट यूज़ कर रहा हूँ ना, तो तुम उसमें कोई दिक्कत नहीं, देखो तुम प्रिंट यूज़ करो या प्रिंट एलन, ठीक है? प्रिंट एलन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इनपुट आएगा ना और एंटर, जैसे नंबर प्रेस किया एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक एंटर करते ही लाइन स्विच हो जाती है। तो प्रिंट एलन नहीं भी लगाओगे तो न्यू लाइन पे ही ये वाला आएगा नेक्स्ट इनपुट, वो जो आउटपुट है ना, इंटर मार्क्स। समझे? यस। तो मैंने यहाँ पे इंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट ये कर दिया, और यहाँ पे हमारा पहला मार्क्स m1 इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट, m2 इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट, m3 इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट। बस एक्सेप्ट का काम खत्म, ठीक है? इतना ही करना था। ओके, अब कंप्यूट फंक्शन बनाना है, void कंप्यूट। और ये फंक्शन क्या करने वाला है कि जो m1 m2 m3 सब्जेक्ट के मार्क्स आए उसमें से मैक्सिमम फाइंड करो और मैक्सिमम में स्टोर कर दो और एवरेज फाइंड करो, तो ठीक है? तो सबसे पहले हम एवरेज इक्वल एवरेज निकाल लेते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड डिवाइड बाई 3.0, ठीक है? 3.0 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस तरह में इंटीजर इंटीजर ड्यू टू इंटीजर फ्रैक्शनल वैल्यू प्रॉपर नहीं मिलेगी, मुझे पूरी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना? तो इतना क्लियर है। एवरेज ऐसे निकालते हैं, तो जितने भी नंबर है सबका सम और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी हैं अपने, टोटल 3 मार्क्स है ना 3 सब्जेक्ट के। अब इसके बाद मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम इक्वल टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर एफ यूज़ कर लो, जैसा तुम्हें लगे, जो यूज़ करना चाहो। क्या यूज़ करना चाहते हो बताओ? टर्नरी। ठीक है, तो m1 अगर ग्रेटर देन है m2 से एंड m1 ऑल्सो ग्रेटर देन m3, ठीक है? ये पहली कंडीशन है कि अगर m1 m2 से ग्रेटर है और m1 m3 से, तो इस केस में मैक्सिमम में स्टोर कर दो m1 की वैल्यू, अदरवाइज दूसरी कंडीशन कंपेयर चेक कराओ, अगर m2 ग्रेटर है m1 से और m2 ऑल्सो ग्रेटर देन m3, देन यहाँ पे हमारा ग्रेटर कौन सा होगा? यहाँ पे सेमी कॉलन की जगह कॉलन लगता है, तो इस केस में रिटर्न करा दो m2 अदरवाइज m3। अब ये जो कंडीशन मैंने अभी टर्नरी एक्सप्रेशन लिख दिया 3 नंबर में से ग्रेटर फाइंड करने का, ये कोड, ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है, बताओ अगर नहीं किया तो। इसमें डाउट होना नहीं चाहिए, और अगर है तो भी बेझिझक बता दो। बाकी लोग, ज्योति, खुशनबी, नो सर। कोई डाउट नहीं है अभी तक? नो सर। है? नहीं सर। ओके, तो कंप्यूट का काम भी खत्म हुआ। कंप्यूट में करना क्या था? एवरेज निकालना था, मैक्सिमम हमने निकाल लिया और स्टोर भी करा लिया, ठीक है? अब डिस्प्ले फंक्शन के अंदर सब कुछ प्रिंट करा देना है। एक लास्ट मेथड हम बनाते हैं, वाइड डिस्प्ले। देखो क्वेश्चन में जैसे लिखा था स्टेप बाय स्टेप वैसा ही मैंने सॉल्व किया, और फाइनली हम एंड ऑफ द कोड पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट ही लगाना है। सबसे पहले रोल नंबर इक्वल रोल नंबर वेरिएबल प्रिंट करा दो, रोल नंबर, ठीक है? मार्क्स ऑफ फर्स्ट
सेकेंड सब्जेक्ट का M2 में होगा, थर्ड सब्जेक्ट का M3 में है मार्क्स, ठीक है। इसके बाद क्या प्रिंट कराना है, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम में है, और लास्ट हमारा बच्चा एवरेज मार्क्स। एवरेज वेरिएबल पे है, ठीक। लो डिस्प्ले का काम भी खत्म। अब इसके बाद हमें मेन मेथड बनाना है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। सबसे पहले अपने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है इसमें, ताकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। स्टूडेंट ओबीजे इक्वल न्यू स्टूडेंट, ठीक है। इतना किया, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इसके बाद अगर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट डायरेक्ट प्रिंट कराएं तो मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट कॉमा कॉमा करके ना, हाँ करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका है, ठीक है। वो भी परफेक्ट काम करेगा, सही है, ठीक है ना। अब मैंने जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनाया, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और कॉल होते ही यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सब में 0 0 चली गई होगी, है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं कहा। तब इसको देखने के लिए मैं सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, obj डॉट डिस्प्ले। तो जैसे इसको कॉल किया, तो अभी इस लाइन पे जैसे फंक्शन कॉल होगा, तो सब में वैल्यू क्या हमें मिलेगी, 0 0 मिलेगा ना, हाँ या ना। इसके बाद मैं obj डॉट एक्सेप्ट, हाँ ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्लेसमेंट प्लेट ना लगाऊं तो चल जाएगा। क्या, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले को ना लगाएंगे, फिर लास्ट में लगा देंगे तो चल जाएगा ना। चलेगा, बट मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाने के लिए हम ऐसा करेंगे, तो उसको क्या लगेगा, हम दिखा रहे हैं कि हाँ हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, उसमें वैल्यू ऐसी मिल रही है, ठीक है ना। बाकी चलेने को तो चल जाएगा सब, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है। ऊपर नीचे लिखने से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन एक बार ये तो जस्ट डेमो के लिए हमने किया, ठीक है ना। लेकिन एक्सेप्ट और कंप्यूट करने के बाद डिस्प्ले कॉल करना ही है। तो हमने अभी एक्सेप्ट फंक्शन कॉल किया, तो अब क्या होगा, इनपुट लेगा, और इनपुट लेने के बाद ये पूरा कोड ये वाला चलेगा, इंटर रोल नंबर, इंटर 3 सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। इसके बाद जैसे ही obj डॉट कंप्यूट फंक्शन को कॉल करूंगा, तो कंप्यूट फंक्शन जैसे इनपुट होने के बाद कंप्यूट फंक्शन कॉल होगा, तो ये एवरेज और मैक्सिमम फाइंड हो जाएगा, उसमें स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद फिर से जैसे मैं obj डिस्प्ले कॉल करूंगा, तो फिर फाइनल मुझे आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। अगर ये फर्स्ट वाला डिस्प्ले ना लिखे तो दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वाले को तुम छोड़ भी सकते हो, परफेक्ट काम करेगा, नो एरर, और तुम्हारा प्रोग्राम भी सही माना जाएगा। बट मैं यहाँ पे क्यों रन करके यहाँ पे ये ऊपर सबसे पहले डिस्प्ले ही क्यों रन किया हूँ, कॉल कर रहा हूँ, जस्ट ये सेटिस्फाइड आउटपुट दिखाने के लिए कि यस, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मुझे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और इनमें सब में 0 0 से ये वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। इसीलिए जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद डिस्प्ले कॉल करूंगा, तो आउटपुट में फर्स्ट लाइन मुझे क्या मिलेगा, हर एक वैल्यू का रोल नंबर, मार्क्स 1, मार्क्स 2, ये सब 0 वैल्यू मिलेगी। और इसके बाद एक्सेप्ट को कॉल किया तो वैल्यू इनपुट आएगा, कंप्यूट कॉल किया तो कैलकुलेट हो गया एवरेज, और उसके बाद फिर लास्ट में जब डिस्प्ले कैलकुलेट करूंगा, तो पहले जो डिस्प्ले में 0 0 मिल रहा था, वही जब लास्ट में डिस्प्ले चलेगा, तो वहाँ पे मुझे 0 0 की बजाय कुछ वैल्यूज मिलेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्ट कॉल हुआ तो वैल्यू इनपुट आ गई, कंप्यूट चला, कुछ वैल्यू कैलकुलेट हुई, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, समझे, बाकी दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। क्लियर, बोलो। तो ये है अपना फाइनल प्रोग्राम, इसको करते हैं कंपाइल हो गया अपना, इसको क्लोज किए और रन करते हैं। मेन फंक्शन जैसे ही रन करेंगे, तो देखो यहाँ पे ओके जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, तो कॉल होते ही सबकी वैल्यूज हमें अभी क्या मिल रही है, रोल नंबर 0, फर्स्ट सब्जेक्ट 0, सेकंड सब्जेक्ट 0, थर्ड सब्जेक्ट 0, मार्क्स भी 0 है ना, एवरेज मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। और इसके बाद हमने फिर क्या कॉल किया था, एक्सेप्ट फंक्शन। एक्सेप्ट फंक्शन जैसे कॉल किया तो ये आप बोल रहा है इंटर रोल नंबर, हमने यहाँ पे रोल नंबर का इनपुट दिया 101, 102, चलो ठीक है।
सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट 3 सब्जेक्ट करना है आउट ऑफ 100, तो मैं एक में 50 दे दिया, एक में 90 दे देता हूँ और एक में 80। तो ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट आ गए। अब रोल नंबर क्या, अब देखो अब आउटपुट क्या आ रहा है, पहले 00 सब आ रहा था, अब क्या आ रहा है 102। फर्स्ट सब्जेक्ट 50 मार्क्स, सेकंड में 90 है और थर्ड में 80। मैक्सिमम मार्क्स क्या है 90 और एवरेज मार्क्स क्या है ये, ठीक है। तो ये है प्रोग्राम। अब तुम लोग कह रहे हो कि ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो तुम इस वाली लाइन को, इसको कमेंट आउट, ये कमेंट आउट ऐसे कर दिया, या इसको तुम नहीं भी लिखते जैसा तुम अभी पूछ रहे हो तो तब भी चलेगा, अभी भी परफेक्ट प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो तब तुम्हारी चॉइस है जैसा तुम बनाना चाहो, ये है सोल्यूशन, ठीक है। बोलो बोलो। यस यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डिफाइन अ क्लास अकाउंट विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। इंस्टेंस वेरिएबल ये सारे होंगे, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, नेम स्टोर करेगा। लॉन्ग अकाउंट, कैर टाइप, ठीक है, टाइप नाम का कैरेक्टर वेरिएबल है जिसमें टाइप ऑफ अकाउंट एक सिंगल कैरेक्टर के फॉर्म में आएगा, एस यानी सेविंग अकाउंट, सी यानी करेंट, एंड डबल बैलेंस, बैलेंस अमाउंट स्टोर करने के लिए डिपॉजिट अमाउंट एंड विड्रॉ अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे मेंबर मेथड बनाने हैं। अकाउंट एक कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल विद डिफॉल्ट वैल्यू, ओके। देन दूसरा इंस्टेंस मेथड रीड डेटा, ये क्या करेगा, इनपुट द नेम ऑफ अकाउंट होल्डर नेम, है ना, अकाउंट नंबर एंड टाइप ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस अमाउंट, ओके। देन डिपॉजिट फंक्शन क्या करेगा, टू एक्सेप्ट द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, कितना पैसा जमा कर रहे हैं वो सब डिपॉजिट फंक्शन का काम है, वो एक्सेप्ट करेगा और बैलेंस अमाउंट में ऐड करता जाएगा। विड्रॉ फंक्शन, इट एक्सेप्ट द अमाउंट जो हमें विड्रॉ करना है, और एक्सेप्ट ₹1000 विच इज़ मिनिमम बैलेंस, मतलब अगर हमारा टोटल अमाउंट ही है 1000 और हम विड्रॉ भी 1000 करा रहे हैं तो उस केस में विड्रॉ नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ लॉजिक लिखेंगे। देन अपडेट करेंगे अपनी बैलेंस शीट को। सो फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट करेगा नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस, एंड लास्टली मेन फंक्शन बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऊपर के मेथड सारे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा अब ये बताओ किसको किसको लगता है कि सेकंड क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, है इजी? नो सर। नहीं बनेगा? नो सर। टोटल है कितने क्वेश्चन इसमें, टोटल किसमें कितने क्वेश्चन है इसमें? 10। चलो तो सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं। तो क्या मैं इसको रन करके दिखाऊं या लिख के? चलो रन करके ही दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा अकाउंट नाम की क्लास होगी, ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। मेन फंक्शन में ये चीज़ तो कॉमन रहेगा ना, मेन फंक्शन को मैं नहीं हटा रहा क्योंकि मेन फंक्शन लास्ट में बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अकाउंट क्लास बनी। अच्छा इनपुट भी इसमें लेना पड़ेगा इसलिए ऊपर मैंने पहले से उसको हटाया नहीं, ठीक है। अकाउंट क्लास, उसके अंदर हमें मेंबर वेरिएबल बनाने हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग नेम, अच्छा जल्दी जल्दी बताते जाना, स्ट्रिंग नेम, देन लॉन्ग ACNO और टाइप डबल बैलेंस है ना, और डबल डिपॉजिट कॉमा डबल ओके। वेरिएबल सारे बन गए। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल नेम बना, लॉन्ग टाइप का अकाउंट नंबर, कैर टाइप का टाइप, डबल टाइप के बैलेंस एंड विड्रा डिपॉजिट एमपी एंड विड्रा एमपी, ठीक है। अब इसके बाद मेंबर मेथड डिफाइन करने में आते हैं। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाया, जितने भी वेरिएबल्स उनको बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे। जो हमारा नेम है उसको हम खाली एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है ना। इसको भी एम्प्टी कैरेक्टर से, ठीक है।
एंटर करके कर दिया इनिशियलाइज। नेम हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है, अकाउंट नंबर में 0 है, टाइप में हमने एक सिंगल कैरेक्टर एज अ स्पेस स्टोर कर दिया डिफॉल्ट वैल्यू, और ये सब में 0 0। अभी इतना क्लियर है। देन रीड डेटा। रीड डेटा फंक्शन हमें डिफाइन करना है। ये फंक्शन बन गया। इसके अंदर स्कैनर एससी इक्वल न्यू स्कैनर, अभी हमें रीड डेटा में इनपुट द नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर एंड टाइप ऑफ अकाउंट एंड द बैलेंस अमाउंट। ओके, तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नेम। और इसको हमें रखना किस में है? नेम वेरिएबल था, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद अकाउंट नंबर, इनपुट अकाउंट नंबर, और ये ACNO इक्वल SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल लॉन्ग टाइप का था। ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट, इनपुट अकाउंट टाइप ऐसा लिख सकते हैं। अकाउंट टाइप ब्रैकेट में हम हिंट के लिए सेविंग अकाउंट S और करेंट अकाउंट C लिख सकते हैं ना? हाँ या ना? और इसको हम टाइप इक्वल SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। ये सब कॉन्सेप्ट याद है ना इनपुट का? तो रीड डेटा में जो जो हमें इनपुट लेना था हमने ले लिया। लास्ट हमारा बैलेंस अमाउंट बचा है ना, कि हमें एक मिनिमम बैलेंस जो है वो इनपुट लेना है। तो यहाँ पे इनपुट बैलेंस अमाउंट, और ये हमारा बैलेंस इक्वल SC डॉट नेक्स्ट। सर हाँ, ये S और C का मतलब क्या है? वन सेकेंड। हेलो, ये S और C का मतलब क्या है? आवाज आ रही है? यस सर। एस और सी जस्ट हिंट है कि हमको अकाउंट टाइप या तो यस, यानी एक सिंगल कैरेक्टर या तो यस इनपुट करेगी या तो सी। एस का मतलब सेविंग अकाउंट और सी का मतलब करेंट अकाउंट। अकाउंट के टाइप होते हैं ना ये, एस और स्मॉल एस फॉर सेविंग अकाउंट एंड सी और स्मॉल सी फॉर करेंट अकाउंट। तो वो मैंने जस्ट जैसे यूजर को दिखे कि हाँ हमें इनपुट अकाउंट टाइप में या तो यस दे सकते हैं इनपुट या तो सी, एक सिंगल कैरेक्टर, वो एज इट इज प्रिंट होगा और कुछ नहीं। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो अकाउंट टाइप इनपुट लेने के बाद यहाँ पे लास्ट हम इनपुट बैलेंस अमाउंट, और ये हमारा बैलेंस जो कि वेरिएबल हमारा किस टाइप का है? डबल टाइप का। तो यहाँ पे नेक्स्ट डबल करके फंक्शन कॉल कर लिया। तो इस तरीके से हमने सारे डेटा को रीड कर लिया जो जो हमें जरूरत थी। इसके बाद एक डिपॉजिट और एक विड्रा फंक्शन बनाना है। रीड डेटा के बाद डिपॉजिट एंड विड्रा फंक्शन। यहाँ पे वाइड डिपॉजिट ये फंक्शन बना, और हो गया, नाम से इतना फर्क नहीं पड़ता, बट लो कर दिया। और एक फंक्शन
विड्रा का वाइड अभी इनका बॉडी में लिख नहीं रहा इनका स्टेटमेंट, बस फंक्शन लिख रहा हूँ, आगे का काम वाइड शो। तीन फंक्शन है तो इनको डिफाइन करना था, करते हैं। चलो सबसे पहले डिपॉजिट, टू एक्सेप्ट द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड एंड अपडेट द बैलेंस अमाउंट। तो सिंपल है ना, इसमें क्या करेगा ये। अब एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे भी इनपुट हमें लेना है तो यूज़ करना पड़ेगा, विड्रा में भी इनपुट लेना पड़ेगा, कितने अमाउंट में विड्रा कर रहे हो, तो सब में स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं रीड डेटा फंक्शन के अंदर, ये एससी ऑब्जेक्ट लोकल हो गया रीड डेटा बस के लिए। बट अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ से हटाकर मैं एज अ इंस्टेंस बना दूँ यहाँ पे स्कैनर एस इक्वल न्यू स्कैनर, तो ये जो एससी ऑब्जेक्ट है जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मेथड है सबके अंदर एक्सेसिबल हो जाएगा। तो चाहे तुम रीड डेटा के अंदर इनपुट लेना है तो डायरेक्ट एससी डॉट नेक्स्ट लाइन ऐसा कुछ लिखो, अब डिपॉजिट के अंदर लेना है तो अब भी हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये एक्स्ट्रा लाइन हमें लिखने की फिर अलग अलग फंक्शन में जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो बोलो। बताओ। नो सर। अभी देखो कंपाइल करूंगा कोई एरर नहीं है, चलेगा, क्योंकि मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये जो रेफरेंस वेरिएबल स्कैनर क्लास का, ये एक इंस्टेंस टाइप का बन गया है। यानी इस क्लास की बॉडी के अंदर जितने भी इंस्टेंस मेथड हैं उनके अंदर तुम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो एससी ऑब्जेक्ट को। बट हाँ स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं कर सकते, बाकी रूल सारा वही है ना। तो इस वजह से अभी देखो रीड डेटा के अंदर मैं एससी डॉट नेक्स्ट लाइन एससी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग ये सब लिखूंगा, चलेगा। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, और यहाँ डिपॉजिट में भी मैं अभी देखना सेम वही करने वाला हूँ, और इस तरीके से मैं वो एक्स्ट्रा लाइन लिखने से बच जाऊंगा। ठीक है सर हाँ अगर वाइड डिपॉजिट के अंदर अगर स्कैनर ऑब्जेक्ट बना देंगे, अगर क्लास के अंदर स्कैनर ऑब्जेक्ट ना बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट वो लाइन मुझे फालतू में एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है, तो इससे बचने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। दिक्कत नहीं है कोई, बस बार बार वही स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बार बार बनाना पड़ेगा उस तरह में। रीड डेटा के अंदर अलग बनाया, डिपॉजिट के अंदर अलग बनाया, विथड्रॉ के अंदर अलग बनाओगे, तो इससे अच्छा एक सिंगल कॉमन बना लो जो सबके लिए कॉमन हो, है ना। ठीक है यस सर। सर ये ऑलरेडी बन चुका है डेटा टाइप। कौन वेरिएबल बना हुआ है मुझे पता है, बट उसमें हम अच्छा हाँ 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 वेरिएबल बना है, ओके ओके डिपॉजिट अमाउंट एम्प्टी ऐसा बना है ना। तो डिपॉजिट फंक्शन में आए, अंदर आते ही हमने एक मैसेज पे एंटर डिपॉजिट अमाउंट और डिपॉजिट एम्प्टी वेरिएबल पे हमने इनपुट ले लिया। अब जो भी डिपॉजिट अमाउंट इनपुट आया वो हमारे बैलेंस में ऐड हो जाना चाहिए कि हाँ भैया ये पैसा हमने जमा किया, तो पुराने बैलेंस जो भी हमारा है उसमें इसको भी ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस प्लस इक्वल एम्प्टी, सही है ना, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। ओके तो डिपॉजिट का काम हो गया फिनिश, डिपॉजिट में यही करना था और कुछ नहीं, एक्सेप्ट द अमाउंट एंड अपडेट द बैलेंस अमाउंट। ओके इसके बाद विथड्रॉ में क्या करना है